हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक आईएएस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया नेपाल का रिलेशन पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग देखे थे एक्सक्यूज मी कल हम लोग देखे थे इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन देखे थे। इससे पहले एक्चुअली मैं एक वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, उसमें ये बताया हूँ मैं कि कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन होता है ना, उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो उसमें एक ट्रिक बताए थे कि टेस्ट सेंडेड, टी का मतलब कुछ और है, ई का मतलब कुछ और है, एस का मतलब कुछ और है, टी का मतलब कुछ और है। इस तरह से टेस्ट सेंडेड सारा ट्रिक देखेंगे ना, तो टेस्ट सेंडेड में सारा पॉइंट आ जाएगा। इकोनॉमिक पॉइंट, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, साइंटिफिक हो, जितना है ना सारा पॉइंट आ जाता है। तो फ्रेंड्स मतलब वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें सारा पॉइंट आपको कवर हो जाएगा। उससे आपको ये समझ में आएगा ना कि एग्जाम में अगर ना आते हुए भी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। जब कोई क्वेश्चन आपको रैंडमली पूछ दिया तो कैसे क्वेश्चन को ब्रेक करके देखना, ये वहां से समझ में आएगा। मतलब बेसिकली क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में बताए हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, जिनको नहीं मतलब कि ज़्यादा आइडिया है, जिनको अगर किसी क्वेश्चन को तोड़ने में प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे मतलब बताए हैं वो कैसे तोड़ के मतलब कि इजी तरीका से लिख सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं इंडिया नेपाल का रिलेशन। अब ये हम लोग का सेकंड आईआर है, आईआर का टॉपिक सेकंड टॉपिक है। इससे पहले इंडिया पाकिस्तान कर चुके हैं, ये इंडिया नेपाल आज हम लोग कर रहे हैं। तो हमेशा की तरह इसको भी हम लोग पॉइंट डिफरेंट पॉइंट में देखेंगे। इंट्रो देखेंगे, हिस्टोरिकल टाइज देखेंगे, क्या रहा है, सिग्निफिकेंस देखेंगे, उसके बाद सिग्निफिकेंस के बाद देखेंगे कि चैलेंजेस क्या है, उसका वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, तो इंट्रो क्या है, इंट्रो में तो इसमें कोई स्पेसिफिक इंट्रो लिख सकते हैं हम लोग। अगर टाई के बारे में पूछेगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंडिया जो नेपाल का रिलेशन है ना, यूनिक रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन एज क्लोज नेबर्स। यानी कि इंडिया एंड नेपाल हैज द यूनिक रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन एज क्लोज नेबर्स। माने दोनों क्लोज नेबर्स है और ये यूनिक रिलेशन है दोनों का, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन का। दोनों क्योंकि ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं एंड डीप रूटेड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स है। माने कि और कंट्री के साथ में हमारा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रहता, बट यहाँ डीप रूटेड है, बेटी रोटी का संबंध है। वहां के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग वहां जाते हैं, कोई वीजा नहीं चाहिए, मतलब आराम से आते जाते हैं, इधर शादी भी करते हैं, जमीन भी खरीद सकते हैं। तो ये मतलब कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मतलब एज ए सिटीजन हम उनको देखते हैं। तो ये अलग ही लेवल में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, डीप रूटेड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। गुड रिलेशन फ्रॉम साक्या क्लान एंड गौतम बुद्धा एंड बिफोर दैट। माने कि हम लोग का साक्य क्लान जो जिसमें था ना, साक्य हम लोग पढ़ते हैं ना, साक्य क्लान हम लोग पढ़ते हैं, गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ते हैं। उस समय से ही हम लोग का रिलेशन चलता आ रहा है नेपाल के साथ में, इवन उससे पहले से हम लोग का रिलेशन है। तो हम लोग का रिलेशन कोई नया नहीं है, हम लोग का रिलेशन बहुत ही पुराना है, बहुत ही हिस्टोरिक रिलेशन है। तो ये सब इंट्रोडक्शन में मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में क्या क्या मेंशन करेंगे, फ्रेंडशिप एंड क्लोज कोऑपरेशन, हम लोग क्लोज नेबर्स हैं, ओपन बॉर्डर्स है, डीप रूटेड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, जो कि अलग अलग लेवल में जाकर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हम लोग का है। गुड रिलेशन फ्रॉम साक्य क्लान एंड फ्रॉम गौतम बुद्धा, उसके पहले से भी है। हो जाएगा ना बता, इसे इंट्रोडक्शन में हो जाएगा ये सब। उसके बाद हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल टाइज में देखते हैं। हिस्टोरिकल टाइज में देखते हैं कि क्या रहा है जो कि हम लोग को हिस्टोरिकली जोड़ता है। पहला तो हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म है। हिंदुइज्म है जो इंडिया में जनरेट हुआ। हिंदुइज्म जो है और जो हमारा हिंदू रिलीजन है, इंडिया में उसका ओरिजिन हुआ है। लेकिन अगर तुम देखोगे ना नेपाल में, तो नेपाल में जो 99% लोग तुमको मिलेंगे ना जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। बस कल बहुत बार हिंदू राष्ट्र अपने आप को डिक्लेयर कर भी चुका है। तो वो एक हिंदू मतलब कि हिंदू मेजोरिटी कंट्री है। वो ओरिजिन हुआ इंडिया में, अब फॉलो कर मतलब वो लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर बुद्धिज्म देखो, गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में। और उसके बाद वहाँ यहाँ आए, इंडिया में आए, उनको इनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना। तो ये मतलब कि हम लोग का बुद्धिज्म से भी ना हम लोग का एक कल्चरल टाई रहा है बुद्धिज्म का। तो ये एक हिस्टोरिकल टाइज है, अभी जनरेट नहीं हुआ, ये बहुत मतलब कि सेंचुरी से ये पुराना रिश्ता है हम लोग का ये। तो ये आ जाएगा पहला हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म का आ जाएगा। रोटी बेटी का रिश्ता, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि इंडिया नेपाल का जो है, हम लोग का जो 64th में पूछा था कि ओपन बॉर्डर का, ये ओपन बॉर्डर वाला पूछ लिया था कि ओपन बॉर्डर हम लोग का है, तो इसके बारे में पूछ लिया था क्वेश्चन बना करके। तो यहाँ से पूछ सकता है, रोटी बेटी का रिश्ता से पूछ सकता है। तो रोटी बेटी का रिश्ता अगर पूछेगा ना, तो हम लोग इसमें 3-4 पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे स्पेसिफिक रूप से। पहला तो क्या है कि हम लोग का ओपन बॉर्डर है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अनहिंडर्ड मूवमेंट है। माने ओपन बॉर्डर होने के कारण वहाँ के लोग यहाँ के लोग वहाँ आसानी से जा सकते हैं, जो मन हो गए, काम किए, घूमे आराम से। मतलब लगता है कि सिटीजन बस जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई वीजा की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे ओपन बॉर्डर के बारे में, अनहिंडर्ड मूवमेंट, पीपल टू पीपल थ्रू मैरिज एंड फेमिलियल टाइप। वहाँ के लोग बहुत है, उनका फैमिली यहाँ इंडिया में है, जो उत्तराखंड वगैरह या फिर
जो सिक्किम वगैरह है, वहाँ के लोग यहाँ पे मतलब उनका घर है, बहुत लोगों का फैमिली है, यहाँ के लोगों का वहाँ वहाँ पे फैमिली रहते हैं, तो फेमिलियल टाइज है। और उसके साथ साथ ना एक मतलब कि मैरिज का भी टाई है। क्या होता है ना, यूपी के उत्तराखंड के बहुत लोग हैं ना कि जो कि नेपाल के जो नेपाली लड़की होती है उनसे शादी कर लेते हैं, या इवन वहाँ का जो लड़का होता है ना यहाँ के लड़की लोग से शादी कर लेते हैं, जो हिली एरिया से है, जो ऊपर में जो है वहाँ के लोगों से। तो इस तरह से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। एक ट्रीटी साइन हुआ था इंडिया और नेपाल के बीच में 1950 ईस्वी में, 1950 में एक ट्रीटी साइन हुआ था जिसको बोलते हैं कि इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ठीक है ना। पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 में साइन हुआ था। इसमें बेसिकली कहा गया था ना कि जो म्यूचुअल पीस है ना, म्यूचुअल पीस फ्रेंडशिप एंड सोवरेनिटी को प्रमोट करेंगे, माने दोनों एक दूसरे को फ्रेंड रहेंगे, म्यूचुअल पीस को प्रमोट करेंगे और दोनों एक दूसरे के सोवरेनिटी को मतलब कि दोनों एक दूसरे को मतलब अति करेंगे, मतलब कि हाँ मतलब एक्सेप्ट करेंगे कि तुम सोवरेन कंट्री हो, हम सोवरेन कंट्री है, मतलब कि ज्यादा इंटरनल इंटरफेरेंस नहीं होगा किसी कंट्री में। छोटा कंट्री है ना, तो डर है कि इंटरनल मतलब कि हम लोग इंटरफेयर ना कर दें उसका अपना इंटरनल अफेयर में। तो इस तरह से ये फ्रेंडशिप में कहा गया था कि हम लोग प्रमोट करेंगे म्यूचुअल पीस को, फ्रेंडशिप को और सोवरेनिटी ऑफ ईच अदर। उसके बाद फिर नेपाल है ना, इसमें एक पॉइंट और मेंशन किया गया था कि कहीं से अगर कहीं से भी आर्म्स इंपोर्ट करता है नेपाल, सपोज नेपाल चाइना से कुछ खरीद रहा है, तोप मशीन गन कुछ खरीद रहा, फाइटर जेट कुछ खरीद रहा, तो इंडिया को कंसल्ट करेगा, ये उसमें मेंशन था। हाँ, ये जो है ना अभी एक चैलेंजेस बन गया है, ये देखेंगे कैसे जे, क्योंकि वहाँ के लोग हैं जो कि मतलब कि वहाँ के लोग मतलब लोगों को अच्छा नहीं ना लगेगा, वहाँ के लोगों को तो लगेगा ना कि डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस है। अगर तुमको बोल रहे हैं कि तुम शर्ट खरीदो हमसे पूछो, तुम पैंट खरीदो हमसे पूछो, तो उसको लगेगा ना कि ये तो मतलब कि हमारा सोवरेनिटी में अति है, उससे कोई लीडर आ जाएगा तो। हाँ नहीं तो बहुत बार आवाज उठाया, ऐसा नहीं है कि उसको बहुत बार चेंज करने के बोला, लेकिन यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकता है, मतलब ट्रीटी है ना। फिर तो ट्रीटी का वायलेशन हो जाएगा। तो ये फिर ट्रीटी में 2 पॉइंट मेन है, उसमें कहा गया है नेशनल ट्रीटमेंट के बाद कहा गया है ट्रीटी का ये दोनों मेन एम क्या है, ये है कि म्यूचुअल पीस, फ्रेंडशिप एंड सोवरेनिटी को प्रमोट करेगा। म्यूचुअल पीस, फ्रेंडशिप एंड सोवरेनिटी 3 पॉइंट। और दूसरा है कि कंसल्ट इंडिया व्हाइल आर्म्स इंपोर्ट, और जब भी आर्म्स खरीदेगा नेपाल तो इंडिया को कंसल्ट करेगा। ये 2 चीज में था। और ट्रीटी का 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट 2, ये तो इसमें क्या है जो मतलब हो गया ना कि क्या कहता है ट्रीटी, लेकिन 2 कंसेप्ट है इसका, ट्रीटी के अंदर में 2 कंसेप्ट डाला हुआ है। एक तो है नेशनल ट्रीटमेंट का कंसेप्ट, एक है ओपन बॉर्डर का कंसेप्ट। जो हम लोग ओपन बॉर्डर करते रहते हैं ना हम लोग, वो यहाँ से इसका इसी का कंसेप्ट है। क्या चीज का? पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी का। पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 है, उसी का 2 कंसेप्ट है, एक नेशनल ट्रीटमेंट का, एक ओपन बॉर्डर्स का। तो नेशनल ट्रीटमेंट में क्या कहता है? सेम प्रिविलेज फॉर प्रॉपर्टी, ट्रेड, रेसिडेंस एंड मूवमेंट। अगर इंडिया के लोगों को जितना प्रिविलेज मिलता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, ट्रेड करने के लिए, रहने के लिए या कहीं मूव करने के लिए, इतना ही प्रिविलेज मिलेगा नेपाली लोगों को। अगर यहाँ आते हैं तो वो यहाँ आकर जमीन खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, रह सकते हैं कहीं पे, और यहाँ पर आराम से कहीं फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। तो जितना ट्रीटमेंट उनको देंगे ना, उतना ट्रीटमेंट हमको मिलता है, उतना ट्रीटमेंट उनको भी देना पड़ेगा। और हम जाते हैं वहाँ पे तो हमको भी उन लोगों को उतना ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, सेम प्रिविलेज। ठीक है, नेशनल ट्रीटमेंट है, नेशनल ट्रीटमेंट टू ईच अदर पीपल ऑफ ईच अदर कंट्री। ओपन बॉर्डर अभी समझा है, इसमें कोई वीजा नहीं लगेगा, ये हो गया। सिग्निफिकेंस में क्या है, हम बताए थे इसके पहले वीडियो जो हम शूट किया उसमें बताया है कि कैसे आंसर को तोड़ना है। अब देखो वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ना, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, टेक्निकल सिग्निफिकेंस, डिफेंस कोऑपरेशन, कल्चरल सिग्निफिकेंस, कनेक्टिविटी, मल्टीलेटरल टाइज, एनर्जी, डायस्पोरा, उससे ब्रेक करके लिख रहा है ना। अब इकोनॉमिक में क्या होगा, मेंशन कर देंगे कि इंडिया जो है ना नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है अभी भी। और इंडिया जो है ना लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, नेपाल में सबसे ज्यादा एफडीआई अगर आता है कहीं से तो इंडिया से ही आता है। ठीक है, उसके बाद नेपाल जो है ना कोलकाता पोर्ट को अपना सामान को फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए पहुंचाता है, क्योंकि वो तो लैंडलॉक कंट्री है। तो लैंडलॉक कंट्री है तो उसके पास तो कोई पोर्ट वगैरह है नहीं, तो जो कोलकाता का जो पोर्ट है ना उसके पास में पड़ता है। तो कोलकाता वहां से मतलब कि अपना सामान अपना ट्रेन के थ्रू या अपना ट्रक के थ्रू पहुंचाता है कोलकाता पोर्ट पे, और वहां से अपना सामान को एक्सपोर्ट करता है नेपाल। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा सा दिखा दिया यहाँ पे कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है। तो इस तरह से सर्कल बना के दिखा देंगे कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है। जैसे मोटर व्हीकल बेचता है वहां पे नेपाल में,
क्या एक्सपोर्ट्स करता है, तो उसके बाद वायर एक्सपोर्ट्स करता है, कोल एक्सपोर्ट्स करता है, केमिकल एक्सपोर्ट्स करता है, सीमेंट एक्सपोर्ट करता है, ये सब चीज एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट में थोड़ा सा दिखा दिया है कि सूज इंपोर्ट करता है, मंगाता है, जूट का सामान मंगाता है, उसके बाद सैंड वहां से मंगाता है, बालू जिससे मकान बनता है, उसके बाद पैकेज जूस जो बंद होता है ना डिब्बा में, उसको मंगाता है, जिंक का सीड्स मंगाता है। तो ये कुछ को सामान बस दे दिए हैं जिसको मंगाता है मेजरली रूप से, ज्यादा रूप से। स्ट्रेटेजिक में देखो नेपाल का कितना ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हम लोग के लिए, एक बफर जोन है हम लोग का। अब तो तिब्बत रहा नहीं ना, तिब्बत तो चाइना तो कब्जा लिया है ना, तो चाइना के तिब्बत का जो चाइना का जो ऑटोनोमस रीजन है तिब्बत, उसके और इंडिया के बीच में अब कोई बस एक नेपाल ही बचा है। अगर सपोज नेपाल को अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देगा अगर चाइना, तो हम लोग का जो बफर जोन है, कंसेप्ट है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए तो हम लोग परेशान हैं कि BRI के थ्रू बहुत ज्यादा वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहा है, तो उससे इंडिया का सोवरेंटी पे थोड़ा सा मतलब कि प्रॉब्लम आएगा ना। मतलब कि जितना क्लोज आते जाएगा वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाता है, तो इंडिया का बॉर्डर के जितना क्लोज आते जाएगा। ब्रिटेन भी तो यही किया था ना, ब्रिटेन जब उसमें रसिया था, फ्रांस था, ये सब क्या था, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाता था। तो हिस्ट्री बताता है ना। तो ब्रिटेन क्या किया था, तिब्बत वगैरह को हो गया, अफगानिस्तान में कब्जा कितना बार किया है, इसलिए क्योंकि बफर जोन बना के रखे, उधर से किसी को एंट्री ना आने दे। इसलिए नहीं कि कब्जा के हम वहां पे चले जाए, नहीं, रूल नहीं करें, इसलिए क्योंकि बफर जोन बना के रखे, इसलिए किया था। इंडिया भी इसको देखता है बफर जोन की तरह। लेकिन अगर आगे देखेंगे कि कैसे BRI वगैरह लाएगा, तो उसको मतलब कि उसका हम लोग का बफर जोन है ना, वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, सपोर्ट हम लोग का सपोर्ट करता है इंटरनेशनल बॉडी में, जैसे यूनाइटेड नेशन में, कहीं और भी हम लोग का WTO में नेपाल हम लोग का सपोर्ट करता है। तो ये हम लोग का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, बताए थे तुमको स्ट्रेटेजिक में क्या क्या आएगा, स्ट्रेटेजिक में क्या क्या आता है बताए थे ना। नियो कॉलोनियलिज्म और जितना भी जियो पॉलिटिक्स हो गया, या जितना भी इंटरनेशनल बॉडी में सपोर्ट करना है, सब स्ट्रेटेजिक में आता है, तब हो जाएगा। यहाँ पे टेक्निकल में क्या है, एक IIT एक रूप, वहां पे एक जगह है वहां पे नेपाल में, रूपंदेनी। तो रूपंदेनी में ना IIT खोलने की बात इंडिया कर रहा था, लेकिन अभी शायद पता नहीं, इसका अभी खुल नहीं रहा है, बस अभी चल रहा है इसका रूपंदेनी में खुलने के बाद। उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंडिया का जो है ना, नेपाल की यूनिवर्सिटी है ना, वो क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हुए हैं कि कोऑपरेट करने के लिए, टेक्निकल कोऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद इसरो है ना, वहां के बहुत से साइंटिस्ट को ट्रेनिंग देता है, ये सब कोऑपरेशन ही है ना, ये सब कोऑपरेशन है। डिफेंस देखेंगे, डिफेंस में क्या है, सूर्य किरण पढ़ते हो ना, PT में पढ़े हो ना, सूर्य किरण डिफेंस एक्सरसाइज होता है इंडिया नेपाल के बीच में। तो ये डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं, उसे क्या हम लोग का कोऑपरेशन बढ़ेगा ना, म्यूचुअल हम लोग का जो म्यूचुअली हम लोग को साथ में मतलब किस तरह से हम ऑपरेट कर सकते हैं, तो वो हम लोग का बढ़ेगा, हम लोग का कैपेबिलिटी। उसको ट्रेनिंग, हम लोग आर्मी को ट्रेन करते हैं, ट्रीटी है, आर्म्स इंपोर्ट करने से पहले हम लोग का क्या करेगा, हम लोग का वो कंसल्ट करेगा। ये क्या है, गोरखा रेजिमेंट्स, हाँ गोरखा रेजिमेंट्स को भी तो एक है, गोरखा रेजिमेंट्स को हम लोग मतलब कि हम लोग का एक रेजिमेंट है हम लोग आर्मी में, गोरखा रेजिमेंट्स, जो वहाँ का हिली एरिया है ना, वहाँ से मतलब कि वहाँ से ही हम लोग मतलब कि वहाँ के लोगों को यहाँ अपने आर्मी में इंडक्ट करते हैं। तो मतलब कि ये बहुत बड़ा बात है ना, किसी दूसरे कंट्री को तुम जॉब दे रहे हो और मतलब कि अपना सिक्योरिटी फोर्सेस में ले रहे हो, इसका मतलब कितना कॉन्फिडेंस होगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कितना होगा। अपना कंट्री का बॉर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए हम दूसरे कंट्री से हायर कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस दिखाता है कि उस कंट्री में हमारा कितना कॉन्फिडेंस है ना। और वहाँ के लोगों को जॉब दे रहे हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए भी बेनिफिट है, सिग्निफिकेंस है ये। उसको कल्चरल सिग्निफिकेंस देखें, तभी देखें, हिंदुइज्म बुद्धिज्म देखें। अभी सिस्टर सिटी एग्रीमेंट, एक्चुअली दोनों कंट्री ना मिल करके ना 3 सिटी के साथ में ना सिस्टर सिटी एग्रीमेंट किए हैं, काठमांडू को वाराणसी से, और लुम्बिनी को बोधगया से, और जनकपुर को अयोध्या से, ठीक है। जनकपुर वही सीता जी का जनकपुर, अयोध्या वही राम जी का अयोध्या, तो दोनों को सिस्टर सिटी कर दिया। लुम्बिनी वही जहाँ जन्म लिए थे गौतम बुद्धा, और बोधगया वही यहाँ पे ज्ञान के प्राप्त हुआ, क्या हुआ, जहाँ पर ज्ञान के, हाँ। तो ये दोनों बुद्धा से रिलेटेड हो गया, ये दोनों राम सीता से रिलेटेड हो गया, और काठमांडू उसका मेन अथी हो गया, कल्चरल सिटी, या सिटी उसका कैपिटल का हो, और वाराणसी यहाँ का कल्चरल सिटी हो गया। तो इस तरह से हो गया। तो ये हो गया। उस वक्त से कनेक्टिविटी में क्या देखेंगे ना कि अभी ना एक रेल लिंक बनाने की बात किया जा रहा है, काठमांडू को रक्सौल से जोड़ने की बात किया जा रहा है। और रक्सौल कहाँ है, राहुल बिहार में ना ये रक्सौल जी, तो रक्सौल को काठमांडू से जोड़ने की बात किया जा रहा है कनेक्टिविटी में। BBIN मल्टी, ये क्या है, BBIN बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एक्ट, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एक्ट। इसमें 4 कंट्री, बांग्लादेश भूटान इंडिया और नेपाल, माने इंडिया नेपाल भूटान और बांग्लादेश चारों मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किए हैं, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, कि यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं, कि बांग्लादेश को नॉर्थ में जाकर के, बांग्लादेश से कहीं से भी नॉर्थ में जाकर के, यहाँ से या तो भूटान जा सकते हैं, यहाँ से नेपाल जा सकते हैं,
यहाँ से कोलकाता आ सकते हैं, यहाँ से चिटगांव पोर्ट जा सकते हैं जो बांग्लादेश का। तो इस तरह से एक कनेक्टिविटी बनाने की बात हुआ है इन लोग के बीच में, ठीक है ना। और ये कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करके हम कहाँ म्यांमार भी ले जा सकते हैं, थाईलैंड भी ले जा सकते हैं, ना। ये डिस्कशन चल रहा है कि यहाँ ले जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में भी जा सकता है ना, थाईलैंड से लेकर के वियतनाम वगैरह, कंबोडिया सारा जा सकता है ना। क्या हो गया? नहीं, थाईलैंड, लाओस सब जा सकते हैं। हाँ, तो वो हो गया एक। और उसके बाद कनेक्टिविटी हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे मल्टीलेटरल टाइज। तो मल्टीलेटरल टाइज में तो यही है ना कि हम लोग BBI ना, अभी तो बता रहे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल हम लोग साइन किए हुए हैं। नाम में हम लोग सब कोऑपरेट करते हैं, दोनों कोऑपरेट करते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में। उसके बाद बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक में भी कोऑपरेट करते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसमें भी हम लोग कोऑपरेट करते हैं। तो ये सब मल्टीलेटरल आती है ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम लोग कोऑपरेट करते हैं दोनों साथ में, ठीक है ना। एनर्जी में थोड़ा लिख देना कि अरुण 3 का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया इन्वेस्ट किया हुआ है अरुण 3 में। उसके बाद एक पांचेश्वर मल्टी पावर प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें भी इंडिया कोऑपरेट कर रहा है। पांचेश्वर नाम याद होना चाहिए बस, अरुण 3 यानी पांचेश्वर मल्टी पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ का डायस्पोरा का भी इतना सारा कुछ तो डिस्कस किया डायस्पोरा के बारे में कि ओपन बॉर्डर है, रोटी बेटी का संबंध है। मतलब कि हम लोग जो ट्रीटी साइन किया है उसमें 2 कंसेप्ट है, नेशनल ट्रीटमेंट का एंड ओपन बॉर्डर का। तो सारा कंसेप्ट वहीं आ जाएगा ना। इसमें चैलेंजेस में क्या देखेंगे हम लोग का, कोई भी काम करते हैं तो ये तो चैलेंजेस इंडिया का हर जगह आएगा कि कोई भी प्रोजेक्ट को इतना लेट कर देते हैं ना कि उसका मतलब इतना कॉस्ट बढ़ जाता है ना कि वहाँ के लोगों को मतलब कि एक अलग लेवल में बर्डन झेलना पड़ता है। अगर हम लोग अगर नेपाल के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे, तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग का जो प्रोजेक्ट हो फिजिबल होना चाहिए, कम कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कम कॉस्ट लगे। अब इतना डिले कर देंगे कि जहाँ लगना चाहिए 100 करोड़, जहाँ लग जाएगा 150 करोड़, तो बर्डन झेलना पड़ेगा ना आखिर। तो ये थोड़ा सा मेन चैलेंजेस है दोनों के बीच में कि डिलेड प्रोजेक्ट है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, वहाँ देखते हो कितना जल्दी वहाँ पे पावर चेंज होते रहता है। वहाँ पे चाइना का कितना इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। इस कारण से क्या होता है ना वहाँ कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है और इनसे इंडिया का जो हम लोग का जो मेन कंसेप्ट है, हमारा जो बफर जोन का जो कंसेप्ट है, वो खतरा में आ गया हम लोग का। एक चैलेंज है इंडिया के लिए ये वहाँ पे। उसके बाद फिर क्या है, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। क्या हुआ, नेपाल राष्ट्र बैंक जो है, जैसे हम लोग का RBI है, वहाँ का NRB है, नेपाल राष्ट्र बैंक है। तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब कुछ करेंसी था जो कि इंडियन करेंसी, एक्चुअली नेपाल का जो करेंसी है ना, जो इंडिया का जो रुपी है ना, उससे लिंक है। तो उसके पास करेंसी था और वहाँ के लोगों के पास भी बहुत ज्यादा करेंसी था। लेकिन जब हम लोग का जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो एक्सेप्ट नहीं कर पाया इंडिया उसका डिमोनेटाइजेशन का जो अपना जो अथी दिया करके दिया, कितना हमारे पास अब पैसा है वापस ले लीजिए, तो इंडिया उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो इस कारण से दोनों का रिलेशन थोड़ा सा ये मतलब कि हो गया, दोनों का खराब रिलेशन हो गया हल्का सा उसमें। तो ये सब चैलेंज है कि ये सब चैलेंज मतलब कि फ्यूचर में ना, इसलिए हमको मतलब करना पड़ेगा ना हम लोग को फ्यूचर में काम इस पे। ट्रीटी जो हम लोग साइन किए हैं, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किए हैं 1950 में, उसको तो बताया ही अभी क्या इशू है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम तुमको क्यों कंसल्ट करेंगे। अब तो अब इसमें आवाज उठना चालू हो गया है कि इसको अब धीरे धीरे ना इसको अमेंड कीजिए, इसमें चेंजेस लाइए ट्रीटी में। तो ये आ रहा। रोटी बेटी में कंसेप्ट में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ जब बताया कि यहाँ के लोग, लड़की लोग भी शादी करके बहुत जाती है नेपाल में। अब नेपाल में उसको ना अदर ट्रीटमेंट मतलब सेम ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। हम लोग पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन तो किए हैं, अब बोलते तो हैं कि नेशनल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। 2 कंसेप्ट है द मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ याद रहे चाहे ना रहे, ये याद होना ही चाहिए कि नेशनल ये ट्रीटी जो है पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी है 1950 का। इसमें दो मेन कंसेप्ट है। 2 मेन कंसेप्ट है, एक ओपन बॉर्डर का नो वीजा और दूसरा नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट में कहता है कि सेम प्रिविलेज फॉर प्रॉपर्टी ट्रेड रेजिडेंस एंड मूवमेंट, प्रॉपर्टी ट्रेड रेजिडेंस एंड मूवमेंट, ये याद होना चाहिए ना, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर रोटी बेटी का हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन। अभी वहाँ पे कुछ साल पहले वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है वहाँ पे। तो उसमें एक्चुअली क्या हुआ ना कि वहाँ का वहाँ 2 रीजन है, एक हिल रीजन है, एक तराई रीजन है। तो हिल रीजन में वो लोग रहते हैं जो वेल्दिएस्ट पर्सन है वहाँ का जो मतलब कि अमीर लोग हैं वो रहते हैं हिल रीजन में, ऊपर वाले रीजन में। और तराई रीजन में जो नीचे वाला रीजन हो, जो इंडिया का बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसको माधेसिस बोलते हैं। तो एक्चुअली माधेसिस के साथ ना लोग सेम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं जो अपना अलग लोगों के बाकी लोगों के साथ करते हैं, अलग ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा मानते हैं ना कि इंडियन के ये लोग है, ये लोग ऐसा मानते हैं। इस कारण से लोग मतलब कि लोग सेम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। अब माधेसिस लोग जब हुआ था तो उसमें क्या हुआ ना, माधेसिस लोग को अब देखोगे ना तुम, अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे और रिप्रेजेंटेशन देखोगे ना,
तो जो वहाँ का जो हिली एरिया है ना, वहाँ के 500 700 हजार के लोग, 500 के आसपास के लोगों पे एक लोगों का रिप्रेजेंटेशन है वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशन में। और तुम इसको देखोगे ना, हिली एरिया को देखोगे ना, तो 1 लाख में 1 का रिप्रेजेंटेशन है वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस तरह का रेशियो है, इस तरह का रेशियो कि हिली एरिया में 500 पे 1 रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल सिस्टम में, और बाकी अगर ट्रैवल यहाँ पे जो तराई रीजन है, जो वहाँ मादेशी जिसको बोलते हैं, उसमें लाख में 1 है। तो ये लोग बोल रहे थे नहीं इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन लाओ, तो इस कारण से क्या किए ना कि ये लोग ब्लॉकेट लगा दिए। ये लोग जो मादेशी लोग हैं, जो वहीं के लोग हैं, वो ब्लॉकेट लगा दिए। इंडिया के साथ ट्रेड वगैरह, इंडिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब रोक दिए, मेडिकल वगैरह सप्लाई वगैरह सब रोक दिए। अब वहाँ का गवर्नमेंट हम लोग को ब्लेम करने लगा, हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करने लगा कि इंडिया जान कैसे करवा रहा है, लेकिन इंडिया का ऐसा कोई मतलब इंटरफेरेंस नहीं था। तो ये टाई खराब होने का एक बहुत बड़ा रीजन है ये। इंडिया एक्चुअली इन्वॉल्व है नहीं, लेकिन वहाँ के लोग को मानता है कि इंडियन है, और वहाँ के लोग आवाज उठा रहे हैं तो उसको दबा रहा है, अब बोल रहा है कि इंडिया ऐसे करवा रहा है। इस सब रिलेशन खराब होने का एक बहुत बड़ा रीजन था उस समय में। और इम्बैलेंस ट्रेड भी है। वो बोलता है कि इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर यहाँ से, मतलब कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारी चीज भेजता है, बट यहाँ से उसका हम लोग उतना सामान लेते नहीं है, क्योंकि छोटा कंट्री है ना, तो कितना इंपोर्ट करेंगे हम लोग। तो ये इसका अलग इशू रहता है। एक इशू विद काला पानी रीजन देखोगे ना मैप में, तो उत्तराखंड वाला रीजन है ना यहाँ पे, उत्तराखंड इधर है ना, ये उत्तराखंड है ना, ये उत्तराखंड है ना, और ये नेपाल है यहाँ पे। तो उत्तराखंड और नेपाल के जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे एक रीजन इसको बोलते हैं काला पानी। इसका इशू चलते रहता है, बोलता है कि ये मेरा है, और ये इंडिया क्लेम करता है, और वो अलग क्लेम करता है। कभी और क्लेम समझाएंगे डिटेल में, क्योंकि एक यहाँ पर रिवर बहती है, उसका नाम है काली रिवर है, उसका काली रिवर है। अब जानते हैं ना, रिवर है तो शिफ्ट करता रहेगा, उसका चैनल थोड़ा शिफ्ट होता रहेगा, तो शिफ्ट करने के कारण बॉर्डर शिफ्ट होता रहता है। इस कारण से थोड़ा सा इसका इशू है, वो अलग समझाएंगे कभी। और काला पानी बस इतना समझ लो, काला पानी रीजन का इशू है, दोनों के बीच में सोल्व नहीं हुआ है अभी भी। और ओपन बॉर्डर तो टेररिज्म होगा ना। हम लोग उस दिन देखे थे, कल देखे थे ना, IC-814 को हाईजैक कर लिया था, इंडिया का ही प्लेन था ना IC-814, जो काठमांडू से इंडिया आ रहा था, उसको हाईजैक करके कंधार लेके चला गया। तो ये ओपन बॉर्डर के कारण तो टेररिज्म हो रहा है ना। और उसके बाद क्या है, नेपाल है ना, जो क्लेम करता है ना कि इंडिया हमारे इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर करता है। अभी तो समझाए थे यहाँ पे, समझाए थे ना। और उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट, अभी जब बताए थे माधेसी लोग ब्लॉकेट लगा दिया था, तो वही बात है। तो ये सब एक कारण टेंस रिलेशन हो गया, एक चैलेंज है ये सब के कारण। और वे फॉरवर्ड में देखेंगे तो क्या देखेंगे कि दोनों साथ में, मतलब कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है ना, उसको साथ में सुलझाएंगे तब अच्छा होगा। जैसे कि इंडिया बांग्लादेश अपना टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को कितने अच्छे से हैंडल किया, दोनों इनक्लेव्स का एक्सचेंज किया, और दोनों टेरिटोरियल सेटलमेंट किया, बॉर्डर का सेटलमेंट किया ना इंडिया बांग्लादेश के साथ में। उस तरह से वो एक ना मॉडल हो सकता है और कंट्री के लिए, इंडिया और कंट्री के बायलैटरल रिलेशन के लिए। उस तरह से, जिस तरह से हम लोग का एग्रीमेंट हुआ है, उस तरह से इसके साथ भी एग्रीमेंट करना चाहिए हम लोगों को। और उसके बाद है, और हम लोग तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाते हैं, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाने के लिए ये जरूरी है कि उसके साथ हम लोग जो मेन डिस्प्यूट्स है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, उसको हम लोग, मतलब कि उस पर हम लोग फोकस करें। क्योंकि क्या होता है ना, अगर टेरिटोरियल डिस्प्यूट सोल्व नहीं होगा ना, तो ये बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बन सकता है। वहाँ का जो भी कोई पॉलिटिकल चेंज होगा थोड़ा सा, तो अब वहाँ भाषण देना चालू कर देंगे। वहाँ पे नया मैप जारी हुआ था, देखो थे ना, जो KP शर्मा ओली का जो गवर्नमेंट आया था, तो नया मैप जारी कर दिया, बोला कि ये सब मेरा रीजन है, इंडिया कुछ रीजन को दिखा दिया, अपना कंट्री में दिखा दिया। यहाँ के लोग भी अगर वैसे करने लग जाएंगे, पॉलिटिकल जो यहाँ के सिस्टम है जो है, वो लोग भी ऐसे करने लग जाएंगे, नया मैप जारी कर देंगे, तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा ना। लोगों के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो खराब हो जाएगा, और अगर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट खराब हो गया तो फिर रिलेशन सुधारना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है फिर। तो ये सब है। फिर स्ट्रेंथन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक टाई को स्ट्रेंथ करने जो होता है, क्योंकि अभी इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है ट्रेड का। तो ये सब पॉइंट है। तो ये टॉपिक हो गया है गाइज, मैं सारा चीज कवर कर दिया हूँ। इंट्रो, हिस्टोरिकल टाइज, सिग्निफिकेंस में सारा, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, स्ट्रेटजी, टेक्निकल, डिफेंस, कल्चरल, कनेक्टिविटी, एनर्जी, मल्टीलेटरल, डायस्पोरा, सारा कवर कर लिए हैं। और उसके बाद चैलेंजेस वगैरह और क्या वे फॉरवर्ड है, सारा कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ओके गाइज, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत लगता है। और आई होप कि आप अप्रिशिएट कीजिएगा मेहनत को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्त लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको भेजिए, और आप भी खुद शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।